हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उदारवाद की नीतियां और कल्पनाएं। स्टूडेंट, ये बीए फर्स्ट ईयर के साथ साथ हमारे यूपीएससी की तैयारी करने वाले भी छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। तो चलिए आपका समय नहीं बर्बाद करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। हमारी ये फैमिली जो है धीरे धीरे ऐसे ही बड़ी होती जाएगी। आप सभी का प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। उदारवाद की नीतियाँ और कल्पनाएं इस चैप्टर का नाम है। तो जब हम उदारवाद की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस की, क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कहीं ना कहीं इसी ने इसकी शुरुआत और बुनियाद के रूप में हम इसी के कार्यकाल को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कांग्रेस जो है, कांग्रेस की शुरुआती जो रूपरेखा है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो कांग्रेस के प्रारंभिक स्वरूप, जिसमें हम उदारवादी राष्ट्रवाद की बात करने वाले हैं। स्टूडेंट, कांग्रेस के इतिहास के 3 कालों के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना से पहले भी भारत में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और पूना की सार्वजनिक सभा, इन सभी संस्थाओं के जरिए राजनीतिक क्षेत्र में काम किया जा रहा था। ये तो आपको पता है। लेकिन इसमें से कोई भी संस्था अपने काम और स्वरूप के नज़रिए से राष्ट्रीय नहीं थी। मतलब काम तो किया जा रहा था राजनीतिक क्षेत्र में धीरे धीरे, लेकिन कोई भी जो है राष्ट्रीय नहीं था। तो कांग्रेस ही ऐसी पहली संस्था थी जिसके विषय में पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि भारत ने अपनी आवाज़ इस महान संस्था में पाई। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना कि जो राजनीतिक क्षेत्र में काम जो है सबसे पहले राष्ट्रीय तरीके से कांग्रेस ने की थी, ठीक है। तो ये चीज़ तो पता है। तो इस समय से ही बहुत सारी चीज़ें जो है, कांग्रेस का इतिहास ही भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास बन गया। स्टूडेंट, 1885 से लेके 1947 ईस्वी तक भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को पाने के लिए कांग्रेस ने जिन अलग अलग रूपों में काम किया और उसके आधार पर कांग्रेस का इतिहास या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, तो हम सबसे पहले इसे 3 भागों में बांटेंगे, क्योंकि लास्ट चैप्टर भी मैंने आपको बहुत ही ईजिली समझाया था स्टेप बाय स्टेप सन के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उदार या नरम राष्ट्रीयता का काल, जो 1885 से 1905 तक का था। ये सन भी याद रखिएगा, हेडिंग भी याद रखिएगा और इसके काम भी याद रखेंगे तो आप बहुत आसानी से उदारवाद को समझ पाएंगे। तो 1885 से 1905 यानी कांग्रेस के 20 सालों के इस शुरुआती काल में उदार या इसे नरम राष्ट्रीयता भी कहा जा सकता है, इसकी प्रधानता इस काल में, इस समय में रही। इस युग में कांग्रेस किसी भी तरीके से एक क्रांतिकारी संस्था नहीं थी। इसके नेताओं ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति विश्वास और सहयोग की नीति अपनाई थी। वो याचना, स्मृति पत्र और प्रतिनिधि मंडल के आधार पर भारतीय जनता को राजनीतिक अधिकार दिलाने की कोशिश करते रहे। कांग्रेस के इस काल की सबसे बड़ी सफलता 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम रहा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। 1885 से 1905 तक का जो ये कार्यकाल था 20 साल का, इसमें क्या रहा, बहुत ही नरम तरीके से इसे उदार या नरम राष्ट्रीयता का काल भी कहा गया, ठीक है। अब आता है 1906 से 1919 तक का समय, जिसे उग्र राष्ट्रीयता का काल भी कहा जाता है। कांग्रेस ने अपने पहले काल में ब्रिटिश शासन की जो उस समय की जो न्यायप्रियता थी उसमें विश्वास रखते हुए प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र और प्रतिनिधि मंडल की जो नीति अपनाई, भारतीय जनता को उनके वांछित परिणाम नहीं मिले। इसलिए कांग्रेस के एक बहुत बड़े वर्ग, विशेष रूप से जो नए एज के थे, उन्होंने इस नीति को अच्छे से निभाने की कोशिश नहीं की और उनका इसके प्रति विश्वास भी नहीं रहा। तो 1906 तक कांग्रेस का नेतृत्व उग्र राष्ट्रवादियों के हाथ में आ गया, यानी कि जो इसके विरोध में थे कि हम प्रार्थना करते रहें, हम स्मृति पत्र भेजते रहें, नहीं।
तो उन्होंने क्या कहा, उग्र राष्ट्रवादियों ने कहा कि कांग्रेस को याचना की पद्धति छोड़कर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और ब्रिटिश शासन पर दबाव डालकर शासन व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन करवाने की कोशिश की जानी चाहिए। स्टूडेंट, सन 1907 में सूरत विच्छेद हुआ, जिससे कांग्रेस दो पक्ष, नरम दल और गरम दल में बंट गया और दोनों दलों के बीच समझौता जो है 1915 ईस्वी में ही हो सका। इस काल के शुरुआत में मुस्लिम लीग के रूप में अलग राजनीतिक संस्था का निर्माण भी हुआ। तो इस तरीके से आपने दो टाइम देखे, सन 1885 से 1905 तक का, जिसे आप नरम दल कह सकते हैं या आप उदार या नरम राष्ट्रीयता का काल कह सकते हैं, और दूसरा जो था वो 1906 से 1919 तक का, जिसे उग्र राष्ट्रीयता का काल भी कहा जा सकता है। फिर तीसरा जो समय आया वो राष्ट्रीय आंदोलन का, या इसे आप गांधी युग भी कह सकते हैं, जो 1920 से 1947 तक था। तो ये आप तीनों देख रहे हैं लाइन से, 1885 से 1947 तक का जो ये उदार की नीति थी उसके विषय पे हम चर्चा करें, लेकिन पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। तो कांग्रेस का जो तीसरा काल था 1920 से 1947 का है। 28 साल के इस काल में महात्मा गांधी न केवल कांग्रेस बल्कि राष्ट्रीय गतिविधि का केंद्र बने रहे। इसे राष्ट्रीय आंदोलन का युग या गांधी युग भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस काल में कांग्रेस ने पहले ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग और फिर अहिंसात्मक संघर्ष की नीति अपनाई, जिसके 3 निरंतर प्रगतिशील चरण असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन थे। इस काल के शुरुआत में ही नरम दल के लोग कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने अपनी अलग संस्था अखिल भारतीय उदार संघ की स्थापना कर ली। इस काल में हिंदू मुस्लिम मतभेद अपने चरम स्तर पर पहुंच गए और मिस्टर जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान की मांग की और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के साथ साथ भारत का विभाजन भी हो गया। अब बात करेंगे उदार राष्ट्रीयतावादी युग के नेता। स्टूडेंट, उदार राष्ट्रीयतावादी युग के नेताओं में प्रमुख थे A.O. होम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो इसमें से गोपाल कृष्ण गोखले तो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा प्रमुख थे। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि उदारवाद को हम 3 भागों में बांटते हैं। अब हम बात करेंगे उदार राष्ट्रवादी यानी कांग्रेस के उदारवादी पक्ष की विचारधारा और उनकी जो कार्य पद्धति थी उस पर एक नज़र डालेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आपको पता है 1885 से 1905 के काल में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर उदारवादियों का प्रभाव और नियंत्रण बना रहा। तो इस उदारवादी विचारधारा को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटिश सरकार के प्रति जो इनकी राजभक्ति थी। स्टूडेंट, इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है कि शुरुआती वर्षों में कांग्रेस का संचालन करने वाले जो उदार राष्ट्रवादी उच्च कोटि के देशभक्ति थे, लेकिन वो अपने देशभक्ति के बावजूद ब्रिटिश शासन के बहुत बड़े प्रशंसक भी थे। ब्रिटिश राज के उपकारों के लिए उनके मन में कृतज्ञता का भाव था और वो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति राजभक्ति भी रखते थे। स्टूडेंट, दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अपने सहयोगियों की सामान्य भावना को ही व्यक्त कर रहे थे, जबकि उन्होंने ये घोषणा की थी कि आओ हम पुरुषों की तरह बोलें और घोषणा करें कि हम आचूड़ राजभक्त हैं। तो इस तरीके से अगला जो पॉइंट हम रखना चाहते हैं उनके विचारधारा के ऊपर और काम के ऊपर, तो दूसरा पॉइंट होगा कि अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में उन्हें विश्वास था। स्टूडेंट, अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में उन्हें बहुत ही ज़्यादा विश्वास था और वास्तव में इस विश्वास ने ही उनमें राजभक्ति की भावना को भी जन्म दिया था। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि 12वें अधिवेशन के सभापति पद से रहमतुल्लाह सयानी ने घोषित किया था कि अंग्रेज़ों से बढ़कर सच्चरित्र और सच्ची जाति इस सूर्य के प्रकाश के नीचे नहीं बसती। तो इस तरीके से अगर कहा जा सकता है कि कुछ अन्य उदारवादियों की भी यही भावना थी कि वो अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में बहुत विश्वास रखते थे। फिर अगली जो हम इनके विचारधारा और कार्य पद्धति पे एक नज़र डालना चाहेंगे, उसमें है कि ब्रिटेन के साथ जो है संबंध भारत के हित में समझना था।
स्टूडेंट्स ज़्यादातर शुरुआती राष्ट्रीय नेता पश्चिमी शिक्षा के परिणाम थे और उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन ने अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात और संचार की व्यवस्था और स्थानीय स्वायत्त शासन के रूप में हमें एक प्रगतिशील सभ्यता दी है और ब्रिटिश शासन ही आंतरिक अशांति और बाहरी आक्रमण से भारत की रक्षा करने में सक्षम भी है। फिरोज शाह मेहता ने कांग्रेस के छठे अधिवेशन के सभापति पद से कहा था कि इंग्लैंड और भारत का संबंध इन दोनों देशों और समस्त विश्व की आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान होगा। इस तरीके से हम इनके विचार की अगर बात करें तो उसमें क्रमिक सुधार में भी विश्वास करते थे वो लोग, और साथ ही साथ उदारवाद का जो लक्ष्य था उसमें जो है राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति भी थी। स्टूडेंट, उदारवादी नेता सुधार में विश्वास करते थे, लेकिन वैधानिक सुधारों का अंतिम लक्ष्य भारतीयों के लिए स्वशासन को पाना था। वो ब्रिटिश शासन के अंदर स्वशासन की स्थापना चाहते थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में स्वशासन की बात कही थी और 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस के जरिए स्वशासन इस लक्ष्य को बहुत ही स्पष्ट रूप से अपनाया। तो फिर अगला जो पॉइंट है वो है उदारवादियों की कार्यपद्धति में संवैधानिक साधनों में विश्वास। स्टूडेंट, उदारवादी हिंसा और संघर्ष के विरोधी थे और वो संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। उनके द्वारा वैधानिक सुधार के अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र और प्रतिनिधि मंडल का मार्ग अपनाया गया था, जिसे उनके आलोचकों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया था। इन उदारवादियों को क्रांति या आंदोलन की अपेक्षा निवेदन की पद्धति में अधिक विश्वास था। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने बात कर ली उदारवादियों की विचारधारा, उनकी क्या सोच थी और उनके काम करने का कैसा तरीका था, क्योंकि कांग्रेस के माध्यम से ही हमें इसके विषय में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। अब बात करेंगे उदारवादियों की सफलताएं और भारतीय राजनीति में उनका स्थान। स्टूडेंट, वर्तमान समय में उदार राष्ट्रवादियों के कार्यों की चाहे कैसी ही आलोचना क्यों ना की जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन परिस्थितियों में उनके द्वारा अपनाया गया मार्ग बहुत ही औचित्यपूर्ण और व्यवहारिक था। भारतीय जनता में अपनी जड़ें गहरी जमा लेने के पहले ही अगर उनके द्वारा ब्रिटिश राज्य के अंत या भारतीय स्वतंत्रता की बात कहनी शुरू कर दी जाती तो ये बहुत ही बचकाना बात होती। शायद इससे इस संस्था के अस्तित्व पर ही बहुत ही बड़ा कुठाराघात हो जाता। तो इसके जरिए अपनाया गया जो रास्ता था वो बहुत ही स्वाभाविक और विवेकपूर्ण था और उदारवादी समय की गति के अनुसार आगे बढ़ने में पीछे नहीं रहे। तो हम अगर उदारवादी के कार्यों की बात करें तो उसमें हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के दोषों को उन्होंने स्पष्ट किया। भारतीय राष्ट्रीयता, जैसे चलिए थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। जैसे कि ब्रिटिश शासन के दोष को उन्होंने स्पष्ट किया। अगर हम ये बात कहते हैं तो कांग्रेस के जरिए अपनी स्थापना के समय ही ब्रिटिश शासन की बुराइयां बताने और उसे जनहितकारी रूप देने के लिए जो है उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी थी। नौकरशाही की बुराई बताने के लिए क्रम में उन्होंने विदेशी शासन के दोष क्लियर किए और उग्र राष्ट्रवादी तत्वों को विदेशी शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए शक्तिशाली शस्त्र भी दिया था। तो इस तरीके से शुरू के दिनों में भी कांग्रेस सरकार का एक प्रतिपक्ष बनी, ऐसा प्रतिपक्ष जिसने सरकार की हैसियत और अधिकार को चुनौती दी थी। हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति में उदारवादियों की सफलताएं और उनके स्थान की। तो एक टॉपिक हम इसमें ये भी आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीयता जो है उसके कारण क्या थे। स्टूडेंट, उदारवादियों के काम जो है वो तत्कालिक रूप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते हुए भी ऐसे थे जिनके सुदूरव्यापी और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परिणाम हुए। भारत में राष्ट्रीयता के जनक ये उदार राष्ट्रवादी ही थे। उन्होंने देशवासियों को शिक्षा दी है कि वो सांप्रदायिक और प्रांतीय धरातलों से उठकर सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को अपने हृदय में, अपने मन में विकसित करें। ठीक है, अगला पॉइंट मैं इसमें एक्सप्लेन करना चाहूँगी, भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा। स्टूडेंट, राष्ट्रीय आंदोलन को उनकी एक अन्य देन ये भी है कि उन्होंने भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा दी और उसमें प्रजातंत्र और स्वतंत्रता के आदर्शों को प्रसारित किया। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श के लिए
एक संगठन दिया और इस तरीके से शासन के संबंधित प्रमुख प्रश्नों पर प्रबल जनमत का निर्माण किया। उन्होंने भारतीय जनता को व्यक्तिगत स्वाधीनता, प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाओं की स्थापना, आर्थिक और सामाजिक सुधार और अंत में स्वशासन की मांग करने के लिए प्रेरित किया। जनमत को प्रभावित करने और भारतीयों को राष्ट्रीय जीवन की ओर आकर्षित करने की दिशा में उनके कार्य के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा भारतीय प्रश्नों के संबंध में इंग्लैंड के जनमत को प्रभावित करने में भी पर्याप्त सफलता पाई गई। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अभी इतना सब कुछ हमने आपको बताया तो एक पॉइंट और भी ज़रूर हम इसमें बताना चाहेंगे स्टूडेंट। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो है आधार तैयार करना। उदारवादियों के द्वारा खुद गंभीरता पूर्वक स्वतंत्रता की मांग या इसके लिए कोई आंदोलन नहीं किया गया, लेकिन एक पृष्ठभूमि जो है तैयार की गई जिसके आधार पर ही भविष्य में स्वतंत्रता के लिए अलग अलग तरीके से आंदोलन किए जा सके। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि कांग्रेस का जो है बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है उदारवाद की नींव को रखने में और उदारवाद को आगे विकसित करने में। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िए ताकि वहाँ पे आपको रिसेंटली बहुत सारे अपडेट भी मिलते रहेंगे और आप एक साथ स्टडी भी कर पाएंगे। आप घर बैठे क्लास करने के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल ऑफ़र्स और जो बैच है वो गर्ल्स के लिए है, तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिए। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं है। तो प्लीज़ हमसे जुड़िए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।